हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.1 थी वो पूरी कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। 1.2 में एक्सरसाइज में जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है, यानी कि फलन से। तो हम पहले इस लेक्चर में देखेंगे कि फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं और हम उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फलन क्या होता है। फलन इंग्लिश में इसे फंक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कोई ये कोई एक सेट ए है और ये बी है, हमें इनमें एक फलन डिफाइन करना है। अब सेट ए के एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 और 4। इसके मान लेते हैं ए बी सी और डी। फंक्शन हमेशा तभी होगा जब इधर के सारे अवयवों का एक प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। अगर हम एक को एक से जोड़ दें तो ए को क्या कहेंगे कि ए जो है वो ए क्या है, ए एक का प्रतिबिंब है। ठीक। और ये एक क्या होता है, ये एक जो होता है ये एक होता है वो ए का इसे अगर हम ए वन को ए से जोड़ें तो हम कहते हैं कि ए जो है वो एक का प्रतिबिंब है। और अगर हम एक को लिखें, इसे लिखें कि एक ए का पूर्व प्रतिबिंब है। ये होता है। पहले हम देख लेते हैं कि फलन की कंडीशन क्या होती है। फलन की कंडीशन होती है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि इसे आप तब तक के लिए भूल जाइए। पहले इस फलन की कंडीशन को समझते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि समुच्चय ए के, यानी समुच्चय ए के इन सभी अवयवों को, अवयव कौन से हैं, 1 2 3 और 4, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय मतलब एक ऐसा प्रतिबिंब जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो। जैसे कि इसमें एक का कनेक्शन, प्रांत के सभी अवयव, इसे प्रांत कहते हैं। इधर के सारे एलिमेंट को प्रांत कहते हैं, इसे प्रांत कहते हैं। तो इसके मतलब सारे जो अवयव हैं उनका एक ही कनेक्शन होना चाहिए। जैसे वन का ए से अगर हो गया तो वन का फिर बी के साथ नहीं होगा, सिर्फ अद्वितीय यानी एक होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही होगा फिर इसका। इससे चाहे इसे ए से कनेक्ट कर दो या इसे बी से कनेक्ट कर दो, हो किसी से भी, लेकिन होना एक ही चाहिए। अब फिर ये ए से कनेक्ट नहीं हो सकता। फिर जैसे इन सब का कनेक्शन करते हैं हम, इसे फलन बनाते हैं। ये फलन कब होगा, जब हम 1 को ए से मिला दें, 2 को बी से मिला दें, 3 को भी चाहो तो बी से मिला दो, 4 को सी से मिला दो। इधर एक छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इधर एक भी अवयव नहीं छोड़ना चाहिए। इन सबका इधर प्रतिबिंब होना चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 जो हों वो एक से ही मिले हों, होना सबका एक ही चाहिए। 2 जो है वो बी से मिला है तो 2 कितनी बार मिला है, एक ही बार तो मिला है। 2 फिर आगे कहीं मिला है, नहीं मिला है। फिर 3 जो है वो भी बी से मिला है तो 3 का भी तो एक ही प्रतिबिंब है। 1 का कितना है, 1 का भी एक ही प्रतिबिंब है। 4 का कितना है, एक ही प्रतिबिंब है। तो सही है। अगर हम ऐसा कर दें कि एक ये ए से भी मिला है और एक को हम बी से भी मिला दें तो फिर ये फलन नहीं होगा। सिर्फ एक ही, ये जो एक जो है वो एक ही बार मिला होना चाहिए, 2 लोगों से नहीं मिल सकता। तो फलन हमारा ये होता है। अब देखते हैं कि फलन होते कितने प्रकार के हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का
समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन जो होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं। एकाकी फलन, वन वन फंक्शन, बहुएकी फलन, मैनी वन फंक्शन, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन, अंतरछेपी फलन यानी कि इनटू फंक्शन। पहले हम देख लेते हैं कि प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। जैसे कोई एक सेट ये ए है, कोई एक ये बी है, इनके बीच कोई फंक्शन इस प्रकार दिखाया गया है कि ए के जो अवयव हैं वो 1 2 3 ले लेते हैं और बी के ले लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखिए प्रांत क्या होता है हमारा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, इसे कहते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए प्रांत फलन ही हमारा तभी डिफाइन होगा जब ए के सभी एलिमेंट किसी न किसी से तो कनेक्ट हो और वो भी एक एक करके एक का एक से ही कनेक्शन हो। ओके, तो देखिए जब जैसे प्रांत है हमारा, सेट ए के सभी अवयवों को हम इधर लिख दें, प्रांत में सेट ए के सभी अवयव आ जाते हैं, उसे ही हम प्रांत कहते हैं। 1, 2, 3, तो हमारा प्रांत क्या होगा इसमें 1, 2, 3 यानी कि सेट ए पूरा। सहप्रांत क्या होगा, सेट बी के सभी अवयवों को हम सहप्रांत कहते हैं, जिनका पूर्व प्रतिबिंब इधर हो या ना हो सब आ जाते हैं कोडोमेन में, सहप्रांत में। ए बी सी डी सहप्रांत। हमारा प्रांत क्या होता है, सेट ए के सभी अवयवों को हम प्रांत कहते हैं, सेट बी के सभी अवयवों को हम सहप्रांत कहते हैं। परिसर क्या होता है, परिसर वो होता है जिनके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, यानी कि ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1 है, बी का क्या है 2 है और सी का क्या है 3 है, डी का है, डी का कुछ नहीं है। यानी कि किन किन के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, किसके किसके विद्यमान है, ए का है, बी का है, सी का है। तो परिसर हमारा बस यही 3 होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा। और अब देखते हैं, आइए बच्चों देखते हैं हम कि हमारा एकाकी फलन क्या होता है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जैसे कि लिखा है इंग्लिश में वन वन फंक्शन, यानी कि 1 का कनेक्शन किसी एक से ही होना चाहिए। 1 का कनेक्शन ए से करा दो, 2 का कनेक्शन बी से करा दो, 3 का कनेक्शन सी से करा दो। यानी कि अगर 1 का कनेक्शन किसी एक से हो तो हम उसे एकाकी फलन कहते हैं। ओके, अब जैसे जरूरी नहीं कि ए का कनेक्शन सामने वाले से ही हो, जैसे ऐसा भी हो सकता है, जैसे 1 का कनेक्शन सी से हो, 2 का कनेक्शन ए से हो, 3 का कनेक्शन बी से हो, यानी लेकिन 1 का कनेक्शन सिर्फ सी से है, उसके बाद किसी से नहीं है 1 का, 2 का सिर्फ ए से है, 3 का सिर्फ बी से है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि 1 का कनेक्शन ए से ही होना चाहिए, यानी 1 का कनेक्शन 1 से होना चाहिए। तो ये हमारा एकाकी फलन हो जाता है। अब देखते हैं बहुएकी फलन क्या होता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपने एकाकी फलन क्या होता है। 1 का कनेक्शन 1 से 7, वो कनेक्शन चाहे किसी के भी साथ हो लेकिन होगा एक ही बार। अब देखते हैं बहुएकी फलन को। जैसे इसमें हमने कोई एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट वही ले लो, सेम उदाहरण 1 2 3, इधर बी सेट ए बी सी डी भी ले लो चाहे। तो देखिए अब जैसे 1 का कनेक्शन ए से है, बहुएकी फलन में क्या होता है, एकाकी फलन में 1 का कनेक्शन ही 1 का कनेक्शन सिर्फ ए के ही साथ होगा या बी के ही साथ होगा या सी या डी किसी एक के ही साथ होगा। अब बहुएकी फलन में क्या होता है, अब जैसे 1 का कनेक्शन ए से है तो बहुएकी फलन में हो सकता है कि 2 का कनेक्शन भी ए से ही हो, यानी कि बहुत लोगों का कनेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट से है, इसलिए इसे हम बहुएकी फलन कहते हैं। जैसे 1 का भी ए से हो गया, 2 का भी ए से हो गया, हो सकता हो अगर एक से ज्यादा किन्हीं 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से है तो हम उसे बहुएकी फलन कह देते हैं। 3 का आप चाहे किसी से भी हो, बी से भी हो, बी से हो, सी से हो, डी से हो, किसी से भी हो, लेकिन अगर किन्हीं 2 एलिमेंट का कनेक्शन किसी एक एलिमेंट के साथ हो गया तो हम उसे बहुएकी फलन कहते हैं। इसमें लिख देना कि जो फलन एक ही नहीं है, तो जो फलन एकाकी नहीं होते वो फलन बहुएकी होते हैं। इसकी डेफिनेशन में आप ये लिख दीजिएगा। अब देखते हैं कि आच्छादक फलन क्या होता है, आच्छादक और अंतरछेपी।
सेम एग्जाम्पल। चलिए अब ले लेते हैं आगे कुछ। 3 4 5 6 और इधर ले लेते हैं E F G H। अब आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन में क्या होता है? अब जैसे इनमें इन चारों का तो फलन ही तब होगा जब ये चार किसी न किसी एक से कनेक्ट हो। जैसे इसे इससे मान लेते हैं, इसे इससे मान लेते हैं, इसे इससे मान लेते हैं और इसका इससे मान लेते हैं। अब आच्छादक फलन क्या कब होगा? जब इधर के सभी अवयवों का इधर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यानी कि इधर कोई भी एक खाली ना बचे। जैसे ऐसा ना हो कि H खाली बच गया, ये 6 का कनेक्शन G के साथ हो गया और H अकेला रह गया, तो आच्छादक फलन नहीं होगा। अगर यहाँ उपस्थित इधर पूर्व प्रतिबिंब मिल जाए, यानी कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिल जाए, तो हम उसे आच्छादक। अब जैसे अगर सब प्रत्येक यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, इसे सहप्रांत कहते हैं पूरे को, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रांत कहते हैं। प्रांत में मिल जाए या विद्यमान हो तो वो फलन क्या होता है? आच्छादक फलन होता है। ठीक है। और अगर कहीं ऐसा हो कि सभी अवयवों का इधर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, जैसे H छूट गया, जैसे 6 का कनेक्शन G के ही साथ छूट गया, अगर लिख देना इसी में, यही डेफिनेशन इसके लिए लिख देना कि यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान ना हो तो कौन सा प्रतिबिंब, तो कौन सा फलन हो जाएगा? तो हो जाएगा अंतरक्षेपी हो जाएगा। तो हमारा अंतरक्षेपी फलन हो जाएगा अगर सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो तो हमारा आच्छादक फलन हो जाएगा। सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान प्रांत में विद्यमान ना हो तो हम उसे अंतरक्षेपी फलन कह देंगे। अब एकेकी फलन क्या होता है? अगर एक का कनेक्शन एक से हो तो हम उसे एकेकी फलन कह देते हैं। किसी एक का कनेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट से हो। अब जैसे किन्हीं दो एलिमेंट का कनेक्शन किसी एक ही एलिमेंट के साथ है तो हम उसे बहुएकी फलन कह देते हैं। अब आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन क्या होता है? आच्छादक फलन वह फलन होता है जब प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब सहप्रांत के सभी, इसमें सहप्रांत तो आपको पता ही होगा। सहप्रांत क्या होता है? प्रांत क्या होता है? सेट ए के सभी एलिमेंट को हम प्रांत कहते हैं। सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत बी के सभी एलिमेंट जो बी में उपस्थित हैं हम उन्हें सहप्रांत कहते हैं। परिसर क्या होता है? परिसर हम उन्हें कहते हैं जिनमें सहप्रांत के जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो। जैसे इसमें परिसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच नहीं होगा क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक फलन क्या होता है। यदि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, इसमें हर का कनेक्शन, हर एलिमेंट का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो प्रांत में विद्यमान हो तो उसे आच्छादक। यदि किसी भी एक प्रतिबिंब विद्यमान ना हुआ प्रांत में तो हम फलन कह देंगे। तो आप लोग इतना आई होप समझ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं हम अपने परिचय के बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें ये फलन दिया गया है f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित संबंध ये किस प्रकार डिफाइन किया गया है। ये जैसे हम लोगों ने अपने परिचय में देखा था कि ये कोई हमारा सेट ए हुआ करता था जिसके एलिमेंट कुछ भी हो, जैसे एलिमेंट कुछ भी हो, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 ले रहे हैं, और बी के कुछ भी हो, मतलब ए बी सी या कुछ भी, तो इसमें क्या लिया है? ये हमारा प्रांत होता था।
तो इसमें इस फलन के हिसाब से हमारा प्रांत क्या है, आर स्टार है, और सह प्रांत क्या है, वो भी आर स्टार ही है। यानी कि जो ये पहले हम ए सेट लेते थे और इधर बी सेट ले लेते थे, दोनों को अलग अलग लेते थे, एक को ए लिया तो दूसरे को बी लिया। यहाँ पर जैसे इधर ए है तो इधर भी ए ही है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रांत है वही सह प्रांत है। ये फलन इस प्रकार डिफाइन किया गया है आर स्टार टू आर स्टार में। ओके, तो इसमें बताया गया है आगे कि आर स्टार है क्या। यहाँ पर ये कह रहा है कि जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि जो हमारा आर स्टार है, आर स्टार क्या होता है बेसिकली, आर स्टार जो होता है कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें से आप केवल 0 को हटा दीजिए, बाकी सारी जितनी भी संख्याएं होंगी सब हमारी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो बस आपको वास्तविक संख्याओं में से 0 को हटा देना है, बाकी तो सारी संख्या हमारी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे कह रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को यन से बदल दिया जाए, यानी कि ये कह रहा है कि ये प्रांत की जगह पर आर स्टार की जगह पर यहाँ पर यन यानी कि हमारी प्राकृतिक संख्याओं को रख दिया जाए, और जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, यानी यहाँ पर प्रांत को तो बदल दिया जाए आर स्टार को यन से, लेकिन जो ये यहाँ पर आर स्टार है सहप्रांत यही रहेगा, इसकी जगह पर यन आ जाएगा। तो ये कह रहा है तो भी क्या यही परिणाम होगा, यानी कि जो पहले संबंध था एकेकी आच्छादक था, तो क्या अब भी एकेकी तथा आच्छादक रहेगा, तो हम देखेंगे। तो आइए हम सिद्ध करते हैं कि हमें फलन दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब हम पहले देखते हैं, किसे देखते हैं, एकेकी फलन को। एकेकी फलन, एकेकी फलन को हमारा एक बेसिकली एक फंडा रहेगा जो हम हर क्वेश्चन में उसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसमें पहले मान लिया करेंगे कि माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 है, और यहाँ पर हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स बराबर 1/x। जो एक्स के अंदर जो इसमें ब्रैकेट के अंदर होता है वही रखते हैं। जैसे यहाँ पर x1 है तो 1/x की जगह पर क्या रख देंगे, x1 है तो x की जगह पर x1 रख देंगे। इधर क्या रख देंगे, ये फलन की वैल्यू 1/x है, और इधर क्या है, x ब्रैकेट के अंदर x2 है, यानी कि x की जगह पर हमें x2 रखना है। अब इधर क्या करेंगे, अब हम इधर दोनों का इधर व्युत्क्रम ले लेंगे। व्युत्क्रम लेने पर किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर सिर्फ 5 लिखा है और इसका अगर हम व्युत्क्रम लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। यानी कि हमें अगर किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लेना होता है तो हम उसे बस 1 के बटे में डाल देते हैं। जैसे आप अगर हम 1/x1 का अगर हम व्युत्क्रम लेंगे तो इसे हम क्या डालेंगे, 1/1 के बटे में डाल देंगे, और संख्या क्या है, जैसे यहाँ पर 5 थी वैसे ही यहाँ पर पूरी 1/x1 है, तो इसे अगर हम नीचे डाल देंगे तो x1 ऊपर चला जाएगा और 1/1 तो वो बनी रहेगा, यानी कि x1/1 जो कि 1 लिखते नहीं है हम, यानी कि सीधा x बना जाएगा। इसी प्रकार जब हम इन दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन होगी। जब हम एकेकी फलन को सिद्ध करेंगे तो हम मान लिया करेंगे कि माना fx1 बराबर fx2, अगर हमारा x1 बराबर x2 आ जाएगा तो हम उसे एकेकी फलन कह देंगे। अगर हमारा x1 बराबर x2 नहीं आएगा तो हम इसे एकेकी फलन नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया है तो हम इसे लिख देंगे कि अतः फलन fx एकेकी फलन है। नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने आच्छादक, एकेकी हमने सिद्ध कर दिया है, अब देखते हैं आच्छादक को। आच्छादक के लिए भी हमारा एक फिक्स पैटर्न है। इसमें मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स है। अब एफ एक्स की हमारी वैल्यू कितनी दी गई है, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है 1/x। इससे हम सबसे पहले क्या किया करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया करेंगे, उसके बाद y इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो रख दिया करेंगे। जैसे यहाँ पर 1/x रख दी जो एफ एक्स की वैल्यू है, उसके बाद हम यहाँ से x का मान निकाला करेंगे। जैसे यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो यहाँ पर y/1/x इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का गुणा y में हो जाएगा, यानी कि x/y इक्वल टू 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 1। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/y। अब देखिए
इसीलिए क्यों कहा गया था कि ये रेडिएटर है। अगर यहाँ पर हम बाई की वैल्यू 0 रख देते अगर यहाँ पर, तो क्या आ जाता 1/0, ये इन्फिनिटी आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बाई इक्वल टू 0, यहाँ इसीलिए यहाँ पर ई ने हमारी वास्तविक संख्या में से 0 को हटाया गया था। अब अगर आप जैसे बाई की कुछ भी वैल्यू रखोगे आर में, जैसे हमारा ये क्या बताया गया था कि आर ये हमारा प्रांत है, आर स्टार है, और ये हमारा सह प्रांत है, वो भी आर स्टार है, इसमें एक फलन डिफाइंड है। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू रखोगे 1 के नीचे, जैसे बाई की आप कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी रख लो, 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। यानी कि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर इसका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, ये रफ है हमारा रफ वर्क, तो हम लिख देंगे कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में क्या है, विद्यमान है, यानी स्थित है। अतः हमारा फलन जो है वो क्या है, आच्छादक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कवर होता है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। अब देखते हैं इसके आगे का। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, यानी कि अब हमारा जो फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन कर दिया गया है कि एफ सच दैट एन प्रांत की जगह पर आर स्टार की जगह पर अब आ गया है हमारा नेचुरल नंबर, और 2 आर स्टार, यहाँ पर तो सहप्रांत में आर स्टार ही है। तो अब हम इसके लिए अगर एकाकी फलन देखेंगे तो भी एकाकी तो आ जाएगा, कि मानेंगे कि माना एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है, और जब आप इन लोगों की वैल्यू पुट करोगे कि 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो फिर आप व्युत्क्रम लोगे तो x1 इक्वल टू x2 तो आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अतः हमारा फलन जो है वो एकाकी है। लेकिन तो यहाँ पर हमने व्युत्क्रम किया था तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया था। अब देखते हैं आच्छादक को। अब वैसे ही लिख देंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 1/x। अभी इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y की जगह पर x पहुंच जाएगा और x की जगह पर y आ जाएगा, तो यानी कि 1/y आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे कि अगर आप यहाँ से सहप्रांत की कोई भी वैल्यू डालोगे y की, जैसे y की वैल्यू आपने डाल दी, जैसे पिछले में डाली थी 5, तो वही आप डाल के देख लो, 1/5 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 5 दूनी 10, यानी 0.2 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इस साइड नेचुरल नंबर है और इधर क्या है, इधर तो आर स्टार है, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, 0 को छोड़ के बाकी तो सारी ही हैं। तो अगर जैसे यहाँ तो 0.2 होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो सभी संख्याएं होती हैं, 0.2 होगा, लेकिन क्या यहाँ 0.2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 और 2 सीधे सीधे 1 होगा, फिर सीधे 2 आएगा, इसके बीच कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0.2 वगैरह कुछ नहीं आएगी। 0 तो होता ही नहीं है, 0 के बाद आता है 0.2, तो यहाँ सीधे 1 से शुरू होता है, यानी कि अब लिख देंगे कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसीलिए
फलन जो है वो क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ये पूछ रहा था कि क्या तो भी क्या यही परिणाम होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि पहले में तो एक एक के आच्छादक दोनों आ गए थे, लेकिन यहाँ पर एक एक ही तो आ गया, लेकिन आच्छादक नहीं आया। तो ये दोस्तों चलते हैं हम अपने आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में एकाएकी तथा आच्छादक गुणों की जांच करनी है। यानी कि हमें इतने सारे फलन दिए गए हैं और ये दिया गया है कि प्रांत सह प्रांत किससे कौन कनेक्टेड है, तो हमें इसमें एकाएकी तथा आच्छादक को देखकर बताना है कि एकाएकी है, आच्छादक है या नहीं है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फलन जो परिभाषित किया गया है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यानी कि प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में। हमारा प्रांत भी प्राकृत संख्या है और सहप्रांत भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि हमारा एक फिक्स पैटर्न है एकाएकी का, उसी के हिसाब से चलते हैं। एकाएकी इसमें क्या होता है, हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान लेते हैं, उसके बाद फलन में वैल्यू डाल देते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर जैसे कि एक्स वन रखेंगे इसमें हम, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू, अगर जब हम एक्स की वैल्यू की जगह पर एक्स टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर। और जब हम एक्स वन इक्वल टू इनका अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे दोनों जगह, तो प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनमें माइनस की संख्याएं होती ही नहीं है। तो माइनस आएगा कैसे, जब सारी संख्याएं ही प्लस की होती हैं, एक से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती हैं, माइनस की संख्याएं ही नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा। तो हमारा क्या आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। यही तो हम करते हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लेते हैं। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो हम उसे एक ही फलन कह देते हैं। यहाँ पर आ गया तो हम उसे कह देंगे कि अतः हमारा फलन जो है वो क्या है, एकाएकी है। अब चलते हैं आच्छादक की तरफ। आच्छादक का भी हमारा फिक्स पैटर्न है, y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, फिर उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, y को बाद में लिख देते हैं। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ y है, तो इसके ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 1/2, जिसे हम रूट से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ जाएगा रूट बाई। अब जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे कि y की वैल्यू अगर हम कुछ डालते हैं प्राकृत संख्याओं में से, जैसे कि y की वैल्यू हमने डाल दी 2, तो x इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा। अब x क्या 2 का कोई वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल होता है, लेकिन वो पॉइंट में होता है 1.414, लगभग होता है 1.414। लेकिन जो हमारा फलन दर्शाया गया है वो किस में दर्शाया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा रफ वर्क। यहाँ भी नेचुरल नंबर है, दूसरी साइड भी नेचुरल नंबर है। अगर हम यहाँ से 1.414 निकालेंगे तो क्या इसका यहाँ पर पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, और पहली बात ये नेचुरल नंबर में ही नहीं होगा क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, इधर भी नहीं होगा ये, उधर भी नहीं होगा ये, इसीलिए इसका पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिलेगा हमें इन वैल्यू का, तो इसलिए हमारा आच्छादक फलन नहीं होगा। लिख दीजिए, वही हमारी पुरानी लैंग्वेज सहप्रांतों के सहप्रांत के लिख दीजिए, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में स्थित नहीं है। इसलिए क्या नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कवर होता है।
चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड एफ सच दैट जेड टू जेड, यानी जेड हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इसमें हमारे सारे माइनस नंबर और सारे प्लस नंबर आ जाते हैं। तो चलिए हम एक एक ही देखते हैं, एक एक ही फलन को। इसमें हमारा फिक्स पैटर्न है वही एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान लेते हैं, उसके बाद फलन में वैल्यू रखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। ओके, अब जैसे यहाँ पे रखेंगे, अब यहाँ पर जो होगा एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें हमारी जेड में हमारी प्लस की भी वैल्यूज होती हैं, माइनस की भी वैल्यूज होती हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप रखेंगे, जैसे कि ये हमारा z टू z में एक फलन डिफाइंड है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर वैल्यू होगी, कैसे होगी, इधर पर 0 होगी, इससे ऊपर क्या होगी, इससे ऊपर होगी -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक, इधर होगी 1 2 3 4 ऐसा करके। अब इधर भी सेम वैल्यू होंगी क्योंकि यही यहाँ पर भी z ही है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अब ऐसे करके। अब यहाँ पर फलन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब अगर आप x की वैल्यू यहाँ से उठा के -1 रखोगे और अगर आप एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे एफ -1 की, तो क्या निकल के आएगी, फलन क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो आप x डालोगे उसका स्क्वायर करके ये दे देगी, यानी -1 का स्क्वायर कितना आएगा। और अगर हम प्लस का 1 लेंगे तो क्या आएगी, तो एफ 1 की वैल्यू निकालोगे, फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर करके दे देगी, तो क्या आएगी, एक ही आएगी। यानी कि अगर आप x बराबर -1 डालोगे तो भी उसकी वैल्यू एक ही, x की वैल्यू 1 डालोगे तो भी उसकी वैल्यू एक ही आएगी। और एक ही फलन में क्या बताया था मैंने आपको, एक का कनेक्शन सिर्फ एक से ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए -1 का कनेक्शन भी एक से है और 1 का कनेक्शन भी एक से है, यानी कि ये हमारा एक ही फलन नहीं रहा, ये हमारा कौन सा फलन हो गया, बहुएकी फलन हो गया। तो बस यही हम यहाँ पर 2 उदाहरण दे देंगे, ये आपको बनाकर नहीं दिखाना है, मैंने आपको बस समझाने के लिए दिखा दिया था। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप दे दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 डालोगे तो f -1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 का आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। और वैसे ही अगर आप x की वैल्यू -1 डालो, प्लस का 1 डालोगे तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसका भी आप 1 का स्क्वायर करोगे फिर भी 1 ही आएगा। यानी कि एफ एक्स 1 बराबर तो एफ एक्स 2 है, यानी कि अगर आप अलग अलग वैल्यू डालोगे तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन जो x1 और x2 है वो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर x1 देखिए -1 है और x2 देखोगे तो यहाँ पर 1 है, -1 और 1 में तो अंतर होता ही है। यानी कि एफ एक्स 1 बराबर तो एफ एक्स 2 है, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। तो यानी कि अतः हमारा फलन जो है वो एक ही नहीं है, इस बार क्या है, बहुएकी है। लेकिन बहुएकी पूछा नहीं है, बहुएकी है कि नहीं है, हमें ये बताना है कि एक ही है तो लिख देंगे एक ही है, अगर एक ही नहीं है तो लिख देंगे कि एक ही नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक फलन को। आच्छादक सेम फिक्स पैटर्न, इसमें भी पैसे लिख देंगे y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई एक्स इक्वल टू √y। अब जैसे यहाँ पर रखोगे, अगर आप x की वैल्यू डालोगे, अगर आप यहाँ पर रखोगे एग्जाम्पल y की वैल्यू आपने जैसे पिछले में 2 डाली थी, यहाँ भी 2 डाल दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू y की जगह पे सिर्फ 2 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अगर जैसे ये होगा, इधर तो √2 है समझ लीजिए, तो क्या इधर √2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी z होता है उसमें माइनस इन्फिनिटी से जैसे ऐसे करके -1 फिर 0 फिर 1 2 3, लेकिन हमारी रूट वाली कोई संख्या जैसे ऐसे कोई संख्या नहीं होती, 1 पॉइंट समथिंग 1.4 पॉइंट वाली कोई संख्या नहीं होती है, सीधे पूर्ण संख्या होती है, -1 0 1 पूरा नंबर होता है, 1 होगा
-1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन कोई पॉइंट वाली संख्या नहीं होती। ये सिर्फ हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर होती हैं, यानी कि ये जो संख्या होगी वो नहीं होगी इसके अंदर। तो क्या लिख देंगे, x इक्वल टू √2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो लिख देंगे कि अतः वही हमारी पुरानी वाली लैंग्वेज, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब किसमें नहीं है, प्रांत में उपस्थित या विद्यमान या स्थित नहीं है, इसीलिए फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कवर होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अब सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें हमें फलन दिया गया है f(x = x²) और फलन परिभाषित किया गया है प्रांत R से सहप्रांत R में ही, यानी कि दोनों जगह वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखते हैं एकाकी फलन को। ओके, तो देखते हैं, इसमें लिखते हैं वही हमारा माना आपको सब में लिखना है, माना f(x1) = f(x2). फलन तो हमारा वही है सेम, x1² = x2² हो जाएगा, फिर x1 = ±x2 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं उनमें प्लस वाली भी संख्याएं होती हैं और माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं। अब इसमें आप जैसे इसमें आप रखोगे, इसमें भी वही उदाहरण ले सकते हो आप कि एग्जाम्पल x = आप इसमें कोई दूसरा उदाहरण देना चाहो तो x = -2 रखोगे तो -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 का आप स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहीं पर अगर आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो f2 की वैल्यू निकालोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 ही आएगा, यानी कि f(x1) बराबर f(x2) तो है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा जो फलन है, अतः फलन एकाकी नहीं है। चलते हैं आच्छादक की तरफ। ओके, अब जैसे आच्छादक में y = f(x), y = f(x) की वैल्यू x²। अब वैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो √by आ जाएगी। अब यहाँ से जैसे आप अगर यही वही वैल्यू रखोगे, x = y = 2 रखोगे तो x की वैल्यू √2 प्राप्त होगी, यानी कि लगभग 1.414। अब जैसे यहाँ पर ये भी r है, ये भी r है, अब इधर 1.414 अगर आएगा तो यहाँ भी आपको मिलेगा, यानी इधर आप जो भी संख्या रखोगे उसका आपको यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो यानी कि क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि सहप्रांत के सभी तो बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पर x = √by आ गया है, जैसे यहाँ पर फलन क्या दिया गया है हमारा, f(x = x²। जैसे हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 से कनेक्ट होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 से कनेक्ट होगा, ऐसे ही 2 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 4 से कनेक्ट होगा, और -2 का करोगे तो भी वो 4 से कनेक्ट। हमारे जो माइनस ये छूट जाएंगे, -2 वगैरह ये सारे छूट जाएंगे, क्योंकि -2 का -2 का 4 से होगा, यानी कि इधर है जो छूटते चले जाएंगे, 2 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, ये सब छूटते चले जाएंगे, यानी कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब जो होगा वो इधर प्रांत में प्राप्त नहीं होगा। तो हम इसे लिख देंगे कि सहप्रांत के
सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान नहीं है, इसीलिए फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ये एकाकी और आच्छादक दोनों ही नहीं आया। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कवर होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेकंड पार्ट के इसमें फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू और रिलेशन फलन डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो इसमें हम एकाकी के लिए देखते हैं। एकाकी क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि माना एफ एक्स वन इक्वल टू है एफ एक्स टू के। अब एफ एक्स वन की वैल्यू एक्स वन क्यू, एफ एक्स टू की वैल्यू एक्स टू क्यू। अब इसमें जब आप दोनों का क्यूब रूट लोगे तो आ जाएगा, लिख दीजिए चाहे घन मूल लेने पर क्या आ जाएगा, एक्स वन जो होगा वो एक्स टू के इक्वल आ जाएगा। और अगर इक्वल आ जाता है तो मुझसे कह देते हैं कि अतः फलन एकाकी है। आच्छादक को देखते हैं। आच्छादक फलन इसमें क्या दिया गया है, इसमें मान लेते हैं कि बाई इक्वल टू एफ एक्स। अब बाई की वैल्यू बाई इक्वल टू एक्स एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू। अब जैसे डायग्राम से देखते हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर, ये भी हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इतने लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे 1 का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 7 8। तो कितना आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। 3 का करोगे, अब अगर आप तो 2 का क्यूब करोगे तो 2 3 4 5 6 7 ये सब छूटते चले जाएंगे। तो यानी कि इनका जो होगा वो पूर्व प्रतिबिंब यहाँ विद्यमान ही नहीं होगा, क्योंकि इनका किसी से कनेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो होगा वो आच्छादक नहीं होगा। जैसे इस प्रकार इधर से देखेंगे बाई इक्वल टू एक्स क्यू है, या अगर हम एक्स क्यू की अगर हम एक्स का क्यूब करेंगे तो हमें इसका इधर कनेक्शन प्राप्त होगा। जैसे इसका करेंगे अगर 2 का क्यूब करेंगे हम, ठीक है, अगर जैसे एक्स है, एक्स वाले एक्स ये हैं, बाई इधर है, ठीक है, तो इसका हम 2 का क्यूब करेंगे तो इधर 8 मिल जाएगा। 1 का करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 3 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 3 का कहीं जाकर मिलेगा, वैल्यू छूटती चली जाएंगी 26 तक, फिर नीचे 27 मिलेगा। तो यहाँ यहाँ कितनी छूटी, 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे ही 8 से छूटती चली जाएंगी 9 10 ऐसे करके 26 तक, यानी कि उनका यहाँ किसी से भी कनेक्शन नहीं होगा। तो ये संख्या छूटती चली जाएंगी। तो इसमें भी हम वही लिख देंगे कि सह के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसीलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट, यानी कि हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके लिए एकाकी देखते हैं। इसमें भाई सेम पैटर्न मान लेते हैं कि माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो एक्स वन का क्यू इक्वल टू एक्स टू का क्यू। जब लेंगे घनमूल लेने पर तो क्या आ जाएगा,
x1 जो होगा वो x2 के इक्वल आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी हमारा अतः फलन एकाएकी है। अब देखते हैं आच्छादक फलन को। अब आच्छादक को देखते हैं, इसमें लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। जेड से जेड में है फलन, यानी कि इसमें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सारी माइनस वाली वैल्यू -2 -1 ऐसे ऊपर करके ये माइनस इन्फिनिटी से आ रही होंगी, लेकिन सारी तो लिख नहीं सकते, इसलिए -3 से लिखे ले रहे हैं। 0 1 2 5 6 7 एंड 8। अब जैसे यहाँ पर -3 का अगर आप क्यूब देखोगे तो कितना आ जाएगा? -3 का क्यूब कितना होता है? -3 इंटू -3 इंटू -3। तो माइनस माइनस माइनस, अगर माइनस सम टाइम्स होता है यानी कि सम संख्या बार होता है तो वो माइनस हट जाता है, अगर विषम संख्या टाइम्स होता है आ जाता है। यहाँ पर कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है तो माइनस आ जाएगा। और 3 का घन तो आपको पता ही होगा कि 27 होता है, तो यानी कि -27 होगा। यानी कि इसका कनेक्शन कहीं ऊपर जाके हो रहा होगा, ऊपर जहाँ -27 आएगा। ठीक है, तो -2 का आएगा कितना आएगा? प्लस का 4 ही आ जाएगा। -2 का तो -2 का प्लस का 4 आ जाएगा, क्यूब है स्क्वायर नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर बीच में छूटती चली जाएंगी, -3 छूट जाएगी, -4 छूट जाएगी, -5 छूट जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर भी छूटते चले जाएंगे। जैसे 2 का क्यूब यहाँ पर 8 आएगा, तो अब उसके बाद इधर छूटती चली गई, 2 छूट गई, 3 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया, इनका यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो सेम लैंग्वेज है, उसे अब लिख दीजिएगा कि सह-प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 और इसी लेक्चर में हमने अपना परिचय कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।